दोस्तों, भाइयों और बहनों, यूपी आरओ एआरओ 2023 और यूपी पीसीएस 2024 की इस स्पेशल सीरीज में आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है कमेटीज ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड इंटर स्टेट काउंसिल। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है। और इसमें हम उन सारे कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे हमारे कमीशंस हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, जहां से लगातार क्वेश्चंस यूपीपीएससी के एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो दोस्तों, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं एआरसी। तो जो एआरसी कमीशंस हैं ये अभी तक बनाए गए हैं तीन। इनको सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो किया गया था 5 जनवरी 1966 में। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे मोरारजी देसाई, जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, तो पहला कमीशन था एआरसी का, जिसको 1966 में बनाया गया था। उसके बाद दो कमीशंस और बनाए गए हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के जो पूरे के पूरे जो रिकमेंडेशंस हैं, अगर हम उनकी एक अलग से वीडियो बनाएं तो वो भी बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो जो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था उसने क्या क्या चीज़ें रिकमेंड करी थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रिकमेंड करी थी, हम केवल यहाँ पर इस वीडियो में अभी उसी को डिस्कस करेंगे। बाकी बाद में हम एआरसी को लेकर के एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे। तो देखते हैं पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने क्या क्या अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने सबसे पहले ये बोला कि एक इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया जाए। जो आर्टिकल 263 है अपने भारतीय संविधान का, उसको ध्यान में रखते हुए एक इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया जाना चाहिए। ठीक है, पहला ये रिकमेंडेशन था। दूसरा रिकमेंडेशन ये था कि जो स्टेट के गवर्नर्स हैं वो किसी को भी ना बनाया जाए, बल्कि ऐसे लोगों को बनाया जाए जिनको कि पब्लिक लाइफ में बहुत लंबा अनुभव है। ठीक है, और जो कि पक्षपात नहीं करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में जो पक्षपात नहीं करते हैं। ठीक है, जो नॉन पार्टीसन एटीट्यूड जिनका रहता है और जिनको एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है पब्लिक लाइफ का, केवल ऐसे ही लोगों को स्टेट का गवर्नर बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो पावर्स हैं वो मैक्सिमम स्टेट को ही डेलीगेट कर दिया जाना चाहिए। स्टेट्स के पास सेंटर की तुलना में ज़्यादा पावर रहना चाहिए ताकि वो स्मूथली अपने फंक्शंस को क्या कर सकें, डिस्चार्ज कर सकें। ठीक है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी स्टेट्स के पास ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए, यानी कि जो रेवेन्यू जनरेशन के रिसोर्सेज हैं वो भी स्टेट्स के पास ही ज़्यादा रहना चाहिए। स्टेट्स को फाइनेंसेस के लिए सेंटर के ऊपर बहुत कम डिपेंडेंट होना चाहिए। ये सब जो रिकमेंडेशंस थी ये पहली एआरसी ने दिया हुआ था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज हैं, अगर उनका डिप्लॉयमेंट करना है स्टेट्स पर, ठीक है, तो या तो वो स्टेट की रिक्वेस्ट पर हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जा रही है जिसमें कि सेंटर को लगता है कि स्टेट में आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना ही चाहिए, तो वहां पर कर देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कुछ रिकमेंडेशन थी पहली एआरसी की। अच्छा, इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने राजमन्नार कमेटी बनाई। राजमन्नार कमेटी ने किसने बनाई? तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, जिसने कि बहुत सारे अपने रिकमेंडेशंस दिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को लेकर के। उसके बाद पंजाब ने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन और वेस्ट बंगाल ने एक अलग से अपना मेमोरेंडम यहाँ पर पास किया था, जिसमें कि जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है उसमें क्या क्या एसिमेट्रीज हैं उसको उन्होंने एड्रेस किया था। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकारिया कमीशन बनाई 1983 में और पुंछी कमीशन बनाई 2007 में टू एग्जामिन द स्टेटस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो याद रखना है, सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन दोनों ही किससे रिलेटेड है? सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। सरकारिया कमीशन बनाई गई 1983 में और पुंछी कमीशन को बनाया गया 2007 में। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि सरकारिया कमीशन ने क्या क्या चीजें रिकमेंड करी थी जो कि 1983 में बनाई गई थी। ठीक है, तो इन्होंने, सरकारी कमीशन ने सबसे पहले ये कहा कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल होना ही चाहिए। ठीक है, और जो आर्टिकल 356 है
उसको बहुत ही वाइज़ली यूज़ किया जाना चाहिए। अब आर्टिकल 356 किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आप हमको कमेंट करके अभी ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो वो भी पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पर कमेंट करके आपको बता देंगे। ठीक है? इसके अलावा सरकारिया कमीशन ने ये बोला कि जो रेसिडुअरी पावर है, यानी कि ऐसे मैटर्स जो कि तीनों ही सेंटर स्टेट, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट में सम्मिलित नहीं हैं, तो वो जो रेसिडुअरी पावर है वो हमेशा पार्लियामेंट के पास ही रहनी चाहिए। सरकारिया कमीशन ने ये भी बोला कि अगर किसी स्टेट बिल के ऊपर प्रेसिडेंट अपने वीटो पावर का यूज करते हैं, तो उनके वीटो पावर के यूज करने का जो रीजन है वो स्टेट को क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए, स्टेट को क्लियरली बताया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकारिया कमीशन ने ये बोला कि अगर सेंटर किसी स्टेट में किसी भी सिचुएशन में आर्म फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट कर रही है, तो ये जो पावर है, ये पूरा का पूरा पावर सेंटर के पास ही होना चाहिए। ठीक है? तो सेंटर जब भी चाहे कोई ऐसी सिचुएशन में स्टेट में अगर आर्म फोर्सेज को डिप्लॉय कर रही है, तो चाहे वो स्टेट का कॉन्सेंट हो या ना हो, सेंटर आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट उस स्टेट में कर सकती है। लेकिन सरकारिया कमीशन ने यह भी बोला कि आर्म्ड फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट से पहले सेंटर को चाहिए कि वो एक बार स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन जरूर कर ले। इसके अलावा सरकारिया कमीशन ने यह भी सुझाव दिया कि किसी भी स्टेट में अगर गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो उसके अपॉइंटमेंट से पहले उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ एक बार कंसल्टेशन जरूर करना चाहिए। और इसका पूरा प्रोसीजर भी सरकारिया कमीशन ने बताया और ये बोला कि ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा सरकारिया कमीशन ने यह भी बोला कि एक बार जो भी गवर्नर जिस जिस भी गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो जाता है, उसको अपना कार्यकाल यानी 5 साल का पूरा जो समयावधि है उसको एज ए गवर्नर व्यतीत किए दिए जाना चाहिए। यानी कि 5 साल से पहले किसी भी गवर्नर को नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हटाया जाना चाहिए, उसको अपना कार्यकाल पूरा करने की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है? इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उनके जो कमिश्नर्स हैं, उनको भी एक्टिवेट कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद बनी पुंछी कमीशन 2007 में। अब पुंछी कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, एक बार ये देख लेते हैं। तो इन्होंने भी यही कहा कि जो गवर्नर का टर्म है वो 5 साल के लिए, ठीक है, फिक्स होना चाहिए। गवर्नर को 5 साल से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए, और अगर 5 साल के पहले गवर्नर को हटा रहे हैं तो उनका भी इम्पीचमेंट के प्रोसीजर के थ्रू ही गवर्नर का रिमूवल होना चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसीजर है। इसके अलावा पुंछी कमीशन ने यह बोला कि यूनियन को किसी भी स्टेट के ऊपर अपनी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी उन चीज़ों में नहीं दिखानी चाहिए जो कि स्टेट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है? तो इन्होंने कहा कि यूनियन को कभी भी स्टेट के ऊपर अपनी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है? अच्छा, इन्होंने ये कहा कि जब आप किसी भी स्टेट में गवर्नर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखना चाहिए यूनियन को। ठीक है? जैसे कि ही शुड बी एमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ, वो एक अच्छी सी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है? वो जो आदमी है वो फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्टेट होना चाहिए। जिस स्टेट में उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, उस स्टेट का वो ना हो। ठीक है? और वो एक डिटेल्ड फिगर होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, वो लोकल पॉलिटिक्स से अटैच्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है? और ही शुड नॉट बी कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स इन रिसेंट पास्ट, और अभी वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक बगैर भेदभाव वाली जो पर्सनैलिटी है, उसी को ही स्टेट का गवर्नर नियुक्त करना चाहिए, और उसका जो फिक्स्ड टेन्योर है वो 5 साल होना चाहिए। इसके अलावा पुंछी कमीशन ने ये बोला कि जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, वही सेम प्रोसेस गवर्नर के ऊपर भी एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि गवर्नर जो है किसी भी चीफ मिनिस्टर को अगर स्टेट असेंबली में अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करने के लिए कहता है, तो चीफ मिनिस्टर को एक सेट टाइम लिमिट देना चाहिए कि इसी टाइम लिमिट के अंतर्गत चीफ मिनिस्टर को स्टेट असेंबली में अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना पड़ेगा।
ठीक है। इसके अलावा पुंछी कमीशन ने बोला कि जो बोम्मई केस की गाइडलाइंस हैं, जो बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया था प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई करने के लिए किसी भी स्टेट में, हमेशा उन गाइडलाइंस को अपने सेंटर को अपने दिमाग में रखना चाहिए अगर वो किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा पुंछी कमीशन ने बोला कि जो इंटर स्टेट काउंसिल हैं उसको और ज़्यादा फंक्शनल बनाना चाहिए कि इंटर स्टेट काउंसिल जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है उनको और ज़्यादा स्मूथ कर सकें। ठीक है। अब बात आती है इंटर स्टेट काउंसिल की, तो एक बार इंटर स्टेट काउंसिल को भी देख लेते हैं। जो पहली एआरसी थी उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि आर्टिकल 263 के अंतर्गत इंटर स्टेट काउंसिल का बनाया जाना अनिवार्य है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए। ठीक है। तो आर्टिकल 263 ये बोलता है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए ताकि जो सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ सके। इस इंटर स्टेट काउंसिल का जो मेन काम होगा वो क्या होगा कि जो विभिन्न मुद्दे हैं उनमें सेंटर स्टेट के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाए। ठीक है। और ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसको बनाएंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन इस्टेब्लिश सच काउंसिल। ठीक है। तो जब भी प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि अब ऐसा समय है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल का होना चाहिए जो कि विभिन्न मुद्दों पर सेंटर स्टेट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ाएगी, तो प्रेसिडेंट उस समय पर ऐसे काउंसिल का निर्माण कर सकते हैं। और जो इंटर स्टेट काउंसिल का निर्माण प्रेसिडेंट करेंगे उसका क्या फंक्शन होगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, किस प्रोसीजर से वो काम करेगा, वो सब भी प्रेसिडेंट अपने उसी ऑर्डर में सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने भी जो भी इंटर स्टेट काउंसिल्स हैं उनके लिए कुछ ड्यूटीज लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। वो ड्यूटीज क्या हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो पहली जो ड्यूटी है वो ये है कि अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, या स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके बारे में इंक्वायरी करना और उसके बारे में एडवाइस देना ताकि वो जो डिस्प्यूट है वो क्या हो सके, रिजॉल्व हो सके। ठीक है। और कोई भी ऐसा मैटर है जिसमें कि सेंटर और स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट्स का अपना कॉमन इंटरेस्ट है, तो उसमें भी उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना, उसमें डिस्कशन करना, और अगर कोई डेडलॉक है तो उस डेडलॉक को रिजॉल्व करना, ये भी इंटर स्टेट काउंसिल का ही काम होगा। अब आइए देख लेते हैं कि जो कंपोजिशन है इंटर स्टेट काउंसिल की वो क्या है। तो इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। इसमें पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये रॉन्ग स्टेटमेंट था कि इंटर स्टेट काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसके चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर नहीं होते हैं। तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग था। ठीक है। और इसके जो मेंबर होते हैं वो सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स होते हैं, सभी जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री होते हैं। सभी यूनियन टेरिटरीज के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। और जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। जिन स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है उनके गवर्नर्स भी इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। और 6 कैबिनेट मिनिस्टर, इन 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स में होम मिनिस्टर भी शामिल होते हैं। ये 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं। और इन 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स को कौन नॉमिनेट करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा 5 मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट रैंक आर परमानेंट इनवाइटीज ऑफ द काउंसिल। ये भी याद रखना है कि 5 मिनिस्टर जो कि कैबिनेट रैंक के हैं वो परमानेंट इनवाइटीज होते हैं, मेंबर्स नहीं होते हैं, इनवाइटीज होते हैं काउंसिल के। ठीक है। अच्छा, ये जो काउंसिल होती है इसकी जो मीटिंग होती है वो 1 साल में 3 बार होनी चाहिए, ऐसा लिखा गया है। इंटर स्टेट काउंसिल के जो सारे डिसीजंस होते हैं वो सब कंसेंसस से लिए जाते हैं, यानी आपसी समझौते से लिए जाते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई गई 1996 में, जिसका काम था कि वो केंद्र और राज्यों के बीच में कंटिन्यूअस जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है उसको बनाए रखे। ये जो स्टैंडिंग कमेटी है इंटर स्टेट काउंसिल की, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, ये याद रखना है।
जो इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो इंटर स्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। तो दोस्तों ये था सारे के सारे कमीशंस और इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस की आने की संभावना रहती है यूपीपीएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, अगर आपको ये सारा का सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके मेंबर बन जाइए, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ्स ये अवेलेबल हो जाएंगे। इन पीडीएफ्स में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड रहते हैं, तो वो पीडीएफ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी आरओ 2023 की और यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा की, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इन दोनों एग्जाम्स के लिए जो पूरा टारगेटेड एक मटेरियल है, जो टारगेटेड लेक्चर्स हैं वो बना रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। और आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज़ को लाइक करेंगे तो हम भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे नॉलिफाइड।